आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सीलगुण सिद्धांत। सीलगुण सिद्धांत से किसी भी एग्जाम में, जो भी मनोविज्ञान का एग्जाम होता है, उसमें दो से अधिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर बार। क्यों दो से अधिक क्वेश्चन इसलिए पूछे जाते हैं क्योंकि सीलगुण सिद्धांत जो है वो किसी एक मनोवैज्ञानिक ने नहीं दिया था, जो दिए थे आपके 3 मनोवैज्ञानिकों ने दिए थे। तो सबसे पहला जो आपका क्वेश्चन पूछा जाता है वो यही पूछा जाता है कि सीलगुण सिद्धांत किसने दिया था या सीलगुण सिद्धांत किसने नहीं दिया था। तो 4 ऑप्शन में से आपसे करना होता है कि जो 3 मनोवैज्ञानिक हैं उनके नाम मिल जाएंगे तो सीलगुण सिद्धांत उसने दिया था, जिसका नाम नहीं मिलेगा तो उसने सीलगुण सिद्धांत नहीं दिया था। तो देखते हैं सीलगुण सिद्धांत आज का। जो सीलगुण सिद्धांत थे वो 3 मनोवैज्ञानिकों ने दिए थे। पहला हैंस आइजेंक, दूसरा रेमंड केटल, तीसरे थे आपके आलपोर्ट। जब कभी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सीलगुण सिद्धांत किसने दिया था तो इन तीनों में से किसी का भी नाम होगा तो सीलगुण सिद्धांत उसने दिया था। दूसरा जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो ये रहता है कि सीलगुण सिद्धांत की सीलगुण की पहचान सबसे पहले किसने कराई थी। तो सीलगुण की सबसे पहले पहचान किसने कराई थी, तो वो कराई थी आपकी आलपोर्ट ने। सीलगुण की सबसे पहले पहचान किसने कराई थी, तो वो कराई थी आपकी आलपोर्ट ने। अब बात करते हैं हैंस आइजेंक का सीलगुण सिद्धांत। देखिए, किसी भी सीलगुण सिद्धांत को यदि आप पढ़ रहे हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि सीलगुण क्या होता है। यदि आप सिर्फ रट्टा मार रहे हो, किसी भी एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो, तो सिर्फ आप रट्टा मारोगे तो रट्टा नहीं मारना है। हमको क्या करना है, यदि आप सीलगुण को इस प्रकार से समझ लो कि सामने वाले व्यक्ति का भी सीलगुण बता सको, तो आपका सीलगुण सिद्धांत पढ़ना ठीक है। यदि आपने इस प्रकार से नहीं पढ़ा कि सामने वाला व्यक्ति है, उसका आप सीलगुण नहीं बता पा रहे हो, तो आपने सिर्फ रट्टा मारा है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं किया। तो हमें इस प्रकार से पढ़ना है कि हम सामने वाले व्यक्ति का भी सीलगुण बता सकें कि इसके अंदर सीलगुण जो है वो कौन सा सीलगुण है। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा। और यदि इस बात को अच्छे से समझना है तो हमें पढ़ना होगा हैंस आइजेंक का सीलगुण सिद्धांत, क्योंकि उसी में सबसे अच्छा वर्णन किया गया है सीलगुण का। तो सीलगुण किसे कहते हैं, तो हमें इसके लिए क्या करना होगा, हैंस आइजेंक का हैंस आइजेंक का जो व्यक्तित्व सीलगुण सिद्धांत है, इसमें सबसे अच्छा वर्णन किया गया है सीलगुण के लिए। तो सीलगुण जो भी पढ़ना है इससे पढ़ो, इस सिद्धांत से यदि आप सीलगुण पढ़ते हो तो आप 100% सीलगुण को पहचानना सीख जाओगे। देखिए, यदि इसकी बात की जाए कि ये कब आया, तो ये 1947 ईस्वी में आया। 1947 ईस्वी में ये सीलगुण सिद्धांत दिया गया था। यदि बात की जाए कि ये हैंस आइजेंक जो थे, ये वो निवासी कहाँ के थे, तो हैंस आइजेंक जो थे ये जर्मन मूल के ब्रिटिश मनोवैज्ञानिक थे। अब ये इसका मतलब क्या है, यानी कि 1916 में इनका जन्म हुआ। कहाँ पर, जर्मन में। और जो पढ़ाई थी इनकी, ये कहाँ पर हुई, ब्रिटिश में हुई। ओके, इतनी सी बात आपको समझनी है। इसके बाद जो हमें पढ़ना है वो है
तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं इनकी मृत्यु। एक बार जो क्वेश्चन पूछा गया था वो ये था कि हैंस आइजेंक की मृत्यु किस कारण हुई थी। तो ये क्वेश्चन भी आपका पूछा जा चुका है, तो इसे देख लेते हैं। हैंस आइजेंक की मृत्यु, जो मृत्यु हुई थी आपकी 1997 ईस्वी में हुई थी। दूसरा, इनकी जो मृत्यु हुई थी वो कहाँ हुई थी, तो लंदन में। इसके बाद इनका जो कारण पूछा जाए, कारण, तो कारण क्या था, ब्रेन ट्यूमर। कारण क्या था, ब्रेन ट्यूमर। तो तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब हमें पढ़ना है हैंस आइजेंक के अनुसार व्यक्तित्व का निर्धारण। देखिए, व्यक्तित्व के निर्धारण के संबंध में हैंस आइजेंक ने सिर्फ 2 बातें कही थी। पहला था आपका मुख्य रूप से, और दूसरा होता है आपका आंशिक रूप से। देखिए, इन्होंने 2 बातें कही थी। तो उन्होंने मुख्य रूप से जिसे बताया था वो था आपका जीन्स, जैसे आप वंशानुक्रम भी बोल सकते हैं। दूसरा होता है आपका आंशिक रूप से। आंशिक रूप से बताया गया था उन्होंने वातावरण को। पर्यावरण से मिलने वाले गुण। काफ़ी लोगों का ये कहना रहता है कि उन्होंने सिर्फ यही बताया था कि जीन्स से किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्धारण होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। उन्होंने दोनों बातें कही थी। जीन्स से व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्धारण होता है, लेकिन ये प्रमुख रूप से, यदि हम प्राथमिकता देंगे तो प्राथमिकता सबसे पहले हमें जीन्स को देनी होगी। यदि सेकेंडरी माना जाएगा तो सेकेंडरी वातावरण को माना जाएगा, लेकिन वो भी आंशिक रूप से, पूर्ण रूप से नहीं मानेंगे, हम बोलेंगे आंशिक रूप से। अब पूछा जाता है आपका हैंस आइजेंक का मुख्य तत्व। यहां से आपका क्वेश्चन पहले भी पूछा जा चुका है। ये आपका क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि हैंस आइजेंक के सिद्धांत का मुख्य तत्व क्या है। मुख्य तत्व क्या है, तो आपको बताना है हैंस आइजेंक के सिद्धांत का मुख्य तत्व क्या है। यह प्रकृति और पोषण दोनों को ध्यान में रखता है। ये बात आपको समझनी है। इसके बाद है आपका इन्होंने 80 पुस्तकें लिखी और 1600 से भी अधिक लेख।
इन्होंने क्या किया था कि 180 से भी अधिक लेख लिखे, 80 से भी अधिक 80 पुस्तकें लिखी थी और 1600 से भी अधिक लेख लिखे थे। तो इन्होंने क्या था, 80 पुस्तकें लिखी थी और 1600 से भी अधिक लेख लिखे थे। इनकी एक प्रमुख पत्रिका है जिसका अभी हम आपको नाम बताते हैं, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हैंस आइजेंक जो हैं उन्होंने एक प्रमुख पत्रिका लिखी थी। उस पत्रिका से आपका एक बार क्वेश्चन पूछा गया था, तो ये पत्रिका पूछी जा चुकी है, लिख लेते हैं। ये है आपकी ये एक पत्रिका लिखी थी जो कि एग्जाम में काफ़ी बार पूछी जा चुकी है, तो आप इसे याद रखिए। दूसरा जो क्वेश्चन बनता है आपका, वो बनता है आपका, हैंस आइजेंक ने जो व्यक्तित्व के 4 प्रारूप दिए थे, तो वो प्रारूप आपके पूछे जाते हैं, तो उन्हें देख लेते हैं। व्यक्तित्व के 4 प्रारूप। तो सबसे पहला है आपका कोपशील, दूसरा है आपका विवादी, तीसरा है आपका श्लेष्मिक और चौथा है आपका उत्साही। ठीक, तो यहाँ पर आपका ये 3 ऑप्शंस में ये वाला क्वेश्चन पूछा जाता है काफ़ी बार, कोपशील, विवादी, श्लेष्मिक और उत्साही, ये 4 बताए थे प्रारूप। इसके बाद जो हमें पढ़ना है, इसके बाद जो एक बार क्वेश्चन पूछा गया है कि हैंस आइजेंक का जो सिद्धांत है वो किससे प्रभावित है, तो आप क्या बताओगे? तो हैंस आइजेंक का जो सिद्धांत है ये कार्ल जुंग या युंग से संबंधित है। ये 2 अलग अलग नाम नहीं हैं, कभी ये जुंग भी मिल जाता है आपको और युंग भी मिल जाता है। किसी बुक में आपको जुंग मिल जाएगा, किसी बुक में आपको युंग मिल जाएगा, तो इसको आपको याद रखना है। ये क्वेश्चन भी आपका पूछा जा चुका है। यदि अब बात की जाए कोपशील, विवादी, श्लेष्मिक और उत्साही, यदि इनकी बात की जाए तो आपको इनका नाम सुनकर कुछ याद भी आ रहा हो तो आप याद कीजिए, इनका जो वर्णन है वो इससे पहले भी किया जा चुका है, यानी कि इसका वर्णन एक और मनोवैज्ञानिक ने किया था जिनका नाम है हिप्पोक्रेट्स। तो जो हिप्पोक्रेट्स थे इनका भी सिद्धांत काफ़ी एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो आप वो वीडियो भी देख लीजिए। तो हिप्पोक्रेट्स जो थे इन्होंने शारीरिक द्रव्य
शारीरिक द्रव्य के रूप में एक सिद्धांत दिया था जिसमें उन्होंने बताया था पीला पित्त, दूसरा काला, या तीसरा हुआ आपका लाल या रक्त, और चौथा हुआ आपका श्लेष्म। तो ये जो पॉइंट्स हैं जो इन्हीं के सिद्धांत से लिए गए थे। तो आप यहाँ तक आपका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अभी जो हमें पढ़ना है वो है हेंस आइजेंक का पदानुक्रमिक संगठन। देखिए यहीं से आपको पता लगता है कि सील गुण क्या होता है और सील गुण की पहचान कैसे की जाए। अगर इसको आपने अच्छे से पढ़ लिया, जो अभी अब हम आपको पढ़ाने वाले हैं, तो आप किसी अपने सामने खड़े हुए व्यक्ति का भी सील गुण बता सकते हो। देखते हैं कैसे। हेंस आइजेंक का पदानुक्रमिक संगठन। यदि आप इसको पढ़ोगे तो फर्स्ट नंबर पर ये आता है, सेकंड नंबर पर ये आता है, थर्ड नंबर पर ये आता है और फोर्थ नंबर पर ये आता है। इसे सदैव नीचे से ऊपर की ओर पढ़ा जाता है। तो इसमें होता क्या है, आपको इस चीज़ को अच्छे से समझना है। देखिए सबसे पहला होता है अनुक्रिया। अनुक्रिया से ही क्या होता है, एक आदत का निर्माण होता है, और आदत से ही सील गुण का निर्माण होता है, और सील गुण से ही किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व का प्रकार हमें पता लगता है। तो देखिए इसे समझेंगे कैसे, इसे हम बहुत ही अच्छे से समझेंगे। देखिए ध्यान से समझिए। मान लीजिए 4 मित्र हैं और वो चारों मित्र कहीं रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं। तो मान लीजिए उनमें से एक जो मित्र है वो गांव से है। तो गांव में आप लोगों ने अधिकतर देखा हुआ है कि जो अधिकतर लोग होते हैं, यदि उनसे बोला जाए कि चावल खा लो, तो चावल वो कैसे खाते हैं, वो अधिकतर लोग हाथों से ही चावल खाते हैं, चम्मच का प्रयोग अधिकतर नहीं किया जाता। वैसे अब तो अधिकतर किया जाने लगा है, लेकिन फिर भी हम ये सब मान लेते हैं। अभी क्या होता है कि वो जो लड़का जो है कि हाथ से चावल खाता है, तो वो हाथ से चावल खा रहा था, और बाकी सारे जो लोग थे वो चम्मच से चावल खा रहे हैं। तो होता क्या है कि जो हाथ से चावल खा रहा है वो सोचता है कि यार ये चम्मच से चावल खा रहे हैं, ये कितना अच्छा लग रहा है। तो इस प्रकार से वो ये सोचता है। तो अब उसके माइंड में एक बात आती है कि अगर मैं भी इसी प्रकार से चम्मच से चावल खाऊं, यदि मैं भी इसी प्रकार से चम्मच से चावल खाऊं तो कितना अच्छा होगा। तो वो क्या करता है कि अब जब कभी भी वह चावल खाने के लिए सोचता है, तो वह हमेशा चम्मच से ही चावल खाना स्टार्ट करता है। अब वो घर पर जब भी होता है तो वह चम्मच से ही चावल खाता है। तो अभी उसने क्या किया था, सबसे पहले तो किसी व्यक्ति का अनुकरण किया था। अनुकरण यहाँ पर आपका पॉइंट में नहीं है। तो उसने जो बात उसने सीखी तो सबसे पहले उसने क्या किया, अनुक्रिया की, यानी कि उसने जो उसके मित्र चम्मच से चावल खाते थे उनका देखकर खुद भी चम्मच से चावल खाना स्टार्ट कर दिया। तो ये क्या हो गया, अनुक्रिया। अब क्या हुआ, अब रेगुलर वो चम्मच से ही चावल खा रहा है। जब वो रेगुलर चम्मच से ही चावल खा रहा है तो ये क्या बन गया, उसका आदत बन गया। अभी देखिए आदत और सील गुण इसमें काफ़ी अंतर होता है, इसी अंतर को हमें समझना है। तो सील गुण और आदत दोनों हम अच्छे से समझ जाएंगे। उसकी क्या बन गई, ये आदत। जब वो रेगुलर एक ही काम कर रहा है तो वो क्या बन गई, उसकी आदत बन गई। अब क्या होता है, मान लीजिए कि अभी वो किसी अपने रिश्तेदार के घर जाता है, तो वो भी गाँव वाले। तो जब वो भी गाँव वाले तो वहाँ पर क्या होता है कि वो सभी लोग चावल जो खा रहे हैं वो खा रहे हैं हाथों से। अब वो हाथों से खा रहे हैं और आप खा रहे हो चम्मच से। अभी उसने सोचा कि यार ये सब हाथों से खा रहे हैं और मैं चम्मच से खाऊंगा तो अच्छा नहीं लगेगा। तो यहाँ पर यदि उसने ये सोच लिया कि मैं हाथों से ही खाऊं, चम्मच से ना खाऊं, तो वो सिर्फ उसका आदत बनकर रह गया। यदि वहाँ पर भी उसने हाथों का प्रयोग ना करके चम्मच का प्रयोग किया तो वो आपका बना सील गुण। क्योंकि सील गुण जो होता है वो होता है स्थायी रूप।
यदि स्थायी रूप की बात की जाए तो वो क्या होगा, सील गुण। अब इसके बाद अस्थायी रूप, यदि अस्थायी रूप की बात की जाए तो आदत जो होती है वो अस्थायी रूप होती है, जो कि बदल सकती है। लेकिन सील गुण जो होता है वो अस्थायी नहीं होता, वो स्थायी होता है, जो कि बदल नहीं सकता। अब उसने यदि चम्मच से ही चावल वहाँ पर भी खाए होते तो वो उसका सील गुण है। यदि उसने चम्मच की जगह हाथ से उनको देखकर चावल खाए तो वो क्या है, आदत है, सिर्फ वो सील गुण नहीं है। अब उसकी यदि इसको सील गुण बन चुका है तो मान लीजिए अभी एक व्यक्ति चम्मच से चावल खा रहा है तो उसे माना जाता है कि चलो मेहनत से खाना खा रहा है, तो वो मेहनत से खाना खा रहा है, यानी कि उसे क्या बोला जाएगा, ये अच्छे से खाना खाता है। तो अच्छे से खाना खाता है तो उसका व्यक्तित्व का ये क्या बन गया, प्रकार बन गया। क्या बन गया, अच्छा। यदि वो अच्छा कार्य कर रहा है, कोई अच्छा कार्य सीखा है, उसने उसे अपना सील गुण बना लिया है, तो वो क्या है, उसका व्यक्तित्व क्या है, अच्छा। यदि किसी उसने बुरा कार्य सीखा है और उसको अपना सील गुण बना लिया है तो वो क्या हो गया, बुरा। तो आपको समझ आ गया होगा अनुक्रिया की। सबसे पहले यहाँ पर देखिए, जो पॉइंट है, सबसे पहले वो पॉइंट तो यहाँ पर नहीं होता है, लेकिन सबसे पहला जो पॉइंट होता है वो अनुकरण ही होता है, जब किसी दूसरे की बात द्वारा ही कोई चीज़ सीखी जाती है। तो सबसे पहले उसने देखा और उसके बाद क्या किया, अनुक्रिया करना स्टार्ट कर दिया। अनुक्रिया की, अनुक्रिया से उसका क्या बना, आदत बन गई। आदत से क्या बन गया, उसका सील गुण बन गया। जब जब उसने रेगुलर वही कार्य किया, उसने अपने कार्य को बदला नहीं, तो वो क्या बन गया, सील गुण बन गया। और सील गुण से ही क्या हुआ, इसके व्यक्तित्व की पहचान हुई। तो आपको ये बात अच्छे से समझ आ गई होगी। अब इसके बाद हम आगे बात करते हैं, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब बात करते हैं हैंस आइजेंक ने जो व्यक्तित्व बताए थे वो कितने थे। तो हैंस आइजेंक ने हैंस आइजेंक ने क्या किया था, 3 द्विध्रुवीय सील गुण बताए। इन 3 द्विध्रुवीय सील गुणों को कुछ और नामों से भी जाना जाता है, यानी कि पहला यदि नाम देखा जाए तो इन्हें सुपर फैक्टर भी कहा जाता है। यदि इसका दूसरा नाम देखा जाए तो इसका एक दूसरा नाम भी होता है, जो कहते हैं हम व्यक्तित्व की बुनियादी विमाएं। इसका एक तीसरा नाम और होता है जिसे हम कहते हैं पेन मॉडल। अब इसे पेन मॉडल कहा क्यों जाता है, ये चीज़ हम देखते हैं। तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो हैंस आइजेंक का जो पेन मॉडल है वो उसे पेन मॉडल कहा क्यों गया है वो देख लेते हैं। सबसे पहले हमने आपको बताया था हैंस आइजेंक ने 2 ध्रुवीय 3 सील गुण बताए थे। वो यही थे आपके, सबसे पहला आपका मनोस्थापिता और सामाजिकता या परम अहम, इसे कहते हैं साइकोटिज्म या सोशेबिलिटी। इसके बाद है आपका एक्सट्रोवर्जन और इंट्रोवर्जन। एक्सट्रोवर्जन को कहते हैं आपका बहिर्मुखता और इंट्रोवर्जन को कहते हैं अंतर्मुखता। इसके बाद आता है न्यूरोटिज्म, जिसे बोलते हैं हम तंत्रिका तंत्रिका ताप्यता और स्नायु विकृति। इसके तो ये होता है आपका सांवेगिक स्थिरता। तो इमोशनल स्टेबिलिटी, इसमें क्या आता है, सांवेगिक स्थिरता। तो इसके बाद होता क्या है, इसे पेन मॉडल कहते क्यों हैं, क्योंकि आप ये देखिए सबसे पहला जो हमारा वर्ड है ये आया है पी, दूसरा आया है हमारा ई और तीसरा आता है हमारा एन। इस प्रकार से ये बन जाता है पेन मॉडल। तो पेन मॉडल में आपको एक और चीज़ याद रखनी है कि ये जो हमारा पेन मॉडल है, ये पहले स्टार्टिंग में जब उन्होंने अपना सिद्धांत दिया था तब ये पेन मॉडल नहीं था। तब उसमें क्या था, इन्होंने सिर्फ
प्रारंभ में हैंस आइजेंक ने न केवल दो ध्रुव दिए, वो कौन से थे? ई और एन। ई और एन। पी को बाद में जोड़ा गया। जो पी था वो आपका बाद में जोड़ा गया था। सबसे पहले उन्होंने क्या दिया था? ई। देखिए ई और एन ये दोनों सबसे पहले दिए गए थे, इसके बाद दिया गया था पी। तो इस बात को भी आपको याद रखना है। तो तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अभी जो हमें पढ़ना है वो है हैंस आइजेंक का व्यक्तित्व वर्गीकरण। तो हैंस आइजेंक का जो व्यक्तित्व वर्गीकरण है उसमें सबसे पहले आता है आपका अंतर्मुखता और बहिर्मुखता। इसमें क्या होता है, देखिए काफ़ी बार ये क्वेश्चंस भी पूछा गया है कि अंतर्मुखता और बहिर्मुखता ये किसने दिया है। तो अधिकतर जो लोग होते हैं वो आंसर जो पुट करते हैं वो जुंग पुट कर देते हैं, लेकिन जुंग या युंग जो पुट कर देते हैं उनका आंसर गलत हो जाता है। क्यों आंसर गलत हो जाता है? क्योंकि जो सिद्धांत जो दिया था व्यक्तित्व का जुंग या युंग ने, उन्होंने 3 प्रकार बताए थे। पहला अंतर्मुखी, दूसरा बहिर्मुखी और तीसरा उभयमुखी। लेकिन जो प्रकार इन्होंने बताया था ये सिर्फ एक बताया था, अंतर्मुखता बहिर्मुखता। उन्होंने क्या किया था कि तीनों को अलग अलग कर दिया था। ये अंतर्मुखी अलग व्यक्ति है, बहिर्मुखी अलग व्यक्ति है और उभयमुखी वो व्यक्ति है जिसमें अंतर्मुखी और बहिर्मुखी दोनों के गुण पाए जाते हैं। लेकिन इन्होंने क्या कहा था कि एक ही व्यक्ति है जो कि अंतर्मुखी भी है और बहिर्मुखी भी है। तो इन्होंने इन्होंने क्या किया था कि अंतर्मुखता और बहिर्मुखता, जुंग ने जो दिया था अंतर्मुखता और बहिर्मुखता, इसको तो स्वीकार किया। लेकिन उन्होंने कहा कि एक ही व्यक्ति, जो दो व्यक्ति होते हैं अंतर्मुखी और बहिर्मुखी, ऐसा नहीं होता है। अंतर्मुखी और बहिर्मुखी एक ही व्यक्ति हो सकता है। एक ही व्यक्ति जो कि अंतर्मुखी है, जो कि अच्छा राइटर है, दूसरा जो कि बहिर्मुखी है, जो कि अच्छा वक्ता है। तो एक ही व्यक्ति अच्छा लेखक और अच्छा वक्ता दोनों हो सकता है। इसकी जो जो क्वालिटी है ये समय पर निर्भर करती हैं। यानी कि एक समय पर यदि व्यक्ति क्या कर रहा है कि अंतर्मुखी व्यक्तित्व प्रदर्शित कर रहा है, तो वही दूसरी ओर दूसरे समय पर वही व्यक्ति क्या कर रहा है कि बहिर्मुखी व्यक्तित्व को प्रदर्शित कर रहा है। तो इन्होंने कहा कि अंतर्मुखी और बहिर्मुखी ये दो व्यक्तित्व होते हैं, लेकिन ये अलग अलग व्यक्ति नहीं होते हैं। ये सिर्फ एक ही व्यक्ति होता है जिसके अलग अलग समय पर अलग अलग व्यक्तित्व वो प्रदर्शित करता है। तो इसके बाद जो होता है आपका, वो है आपका दूसरा
ये होता है आपका तंत्रिका तापिता या स्नायु विकृति और सांवेगिक स्थिरता। एक ध्रुव ये होता है और एक ध्रुव ये होता है। इस ऐसे व्यक्ति क्या करते हैं, ऐसे व्यक्ति जो होते हैं उनकी इच्छा शक्ति यानी कि विल पावर क्या होती है आपकी, कमज़ोर होती है। यहाँ पर देखा जाए तो विल पावर जो होगी वो कैसी होगी, मजबूत होगी। ये ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो क्या करते हैं, इनका क्या होता है, इनका अपने संवेगों पर नियंत्रण नहीं रहता, लेकिन ये इनका क्या होता है कि इनका अपने संवेगों पर पूर्ण नियंत्रण होता है। इसके बाद होता है आपका इनके विचारों और क्रियाओं में मंदता पाई जाती है और इनके तीव्रता पाई जाएगी। इसके बाद आता है आपका दूसरों के विचारों को अपनाने की प्रवृत्ति, और ये अपने विचारों को प्राथमिकता पहले देते हैं और दूसरे के विचारों को प्राथमिकता बाद में देते हैं। तब ऐसा होता है, देखिए विचारों को अपनाने की प्रवृत्ति का मतलब क्या होता है, जैसे कि अभी आप लोगों ने देखा होगा कभी कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जब एग्ज़ाम देने बैठे तो उन्होंने आंसर, आप उसको उस क्वेश्चन का, एक क्वेश्चन है जिसका आंसर उस छात्र को आता है, लेकिन उसने देखा बगल वाला जो स्टूडेंट बैठा हुआ है उसने जो आंसर किया है उसने उसे देख लिया, अब सोचा कि इसका आंसर सही होगा, मेरा आंसर शायद गलत हो सकता है, तो वो क्या करता है उसका आंसर कर लेता है और अपना आंसर जो उसने याद किया था वो उसे छोड़ देता है। तब उसे बाद में पता लगेगा कि तो क्या हुआ कि उसने जो आंसर किया था वो गलत था और मैंने जो याद किया था वो सही था। तो इसमें होता क्या है कि दूसरों को ज़्यादा प्राथमिकता देते हैं अपने से, यानी कि अपने ऊपर इनका कम विश्वास रहता है और दूसरों के ऊपर इनका अधिक विश्वास रहता है। तो होता क्या है इसमें, देखिए तंत्रिका तापिता या स्नायु विकृति वाले जो व्यक्ति होते हैं ये इच्छा शक्ति कमज़ोर होगी, अपने संवेगों पर नियंत्रण की कमी होगी और विचारों में क्रियाओं में मंदता पाई जाएगी और दूसरों के विचारों को अपनाने की प्रवृत्ति होगी। ये यहीं पर सांवेगिक स्थिरता वाले जो व्यक्ति होंगे वो कैसे होते हैं, इनकी इच्छा शक्ति यानी कि विल पावर क्या होगी, मजबूत होगी और उसके बाद सांवेगों में पूर्ण नियंत्रण पाया जाएगा और विचारों और क्रियाओं में तीव्रता पाई जाती है और अपने विचारों को पहले प्राथमिकता देते हैं। यदि आपने खुद ने क्वेश्चन याद किया है तो पहले मैं अपना करूँगा, मुझे क्या पता कि इसने सही किया है या गलत किया है, मुझे नहीं पता। तो इस प्रकार की प्रवृत्ति वाले व्यक्ति होते हैं। तो तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। आपका ये तीसरा पॉइंट बचता है, ये है आपका मनस्थापिता
सामाजिकता या परम अहम। परम अहम जो व्यक्ति होते हैं, परम अहम वाले, वही सामाजिक होते हैं। तो मनस्थापिता और परम अहम, यहाँ पर ये आपका सबसे पहला पॉइंट होता है एकाग्रता में कमी। और इनका एकाग्रता में मजबूती। इसके बाद आपका ये दूसरा पॉइंट होता है स्मृति क्षमता कमजोर। यहाँ पर स्मृति क्षमता यहाँ पर कमजोर होगी, तो यहाँ पर क्या होगी आपकी मजबूत। इसके बाद आता है आपका तीसरा पॉइंट क्रूरता का व्यवहार। और इसका सामाजिक नैतिक आदर्शवादी। सामाजिक नैतिक और आदर्शवादी। इसके बाद जो आता है आपका लास्ट पॉइंट है ये असंवेदनशील होते हैं और ये संवेदनशील होते हैं। तो इसे समझ लेते हैं अच्छे से। एकाग्रता में कमी और एकाग्रता में मजबूती। एकाग्रता क्या होती है? यदि आप पढ़ने बैठते हो, यदि आपने सोचा कि 1 घंटे पढ़ूंगा, यदि आप 1 घंटे पढ़ने बैठते हो और आप 1 घंटे तक लगातार आपका कॉन्सेंट्रेट जो होता है, कॉन्सेंट्रेट वही होता है आपका एकाग्रता। यदि आप 1 घंटे तक लगातार एक ही चीज़ अच्छे से पढ़ते जा रहे हो तो आपका क्या है? एकाग्रता है। यदि आप 1 घंटे तक पूरा अच्छे से नहीं पढ़ पा रहे हो, आपका ध्यान भटक रहा है और आपका मतलब कि पढ़ने से मन भी ऊब रहा है, यदि आप ऊब रहे हो पढ़ने से तो वहाँ पे एकाग्रता नहीं है। यदि आप ऊब नहीं रहे हो, मन लगाकर उतने ही मन से पढ़ रहे हो, तो वो है आपकी एकाग्रता। उसके बाद है स्मृति क्षमता कमजोर और स्मृति क्षमता मजबूत। यानी कि याद रखने की क्षमता। जब एक व्यक्ति एक बार एक बात को याद कर ले तो याद करने के बाद जल्दी ना भूले तो क्या है? स्मृति क्षमता मजबूत है। यदि याद करने के बाद जल्दी जल्दी जो व्यक्ति भूलता है तो वो क्या है? स्मृति क्षमता कमजोर। उसके बाद है क्रूरता का व्यवहार। ये क्रूर होते हैं, इसमें इनके अंदर क्रूरता का व्यवहार पाया जाता है। इनके ज़्यादा अधिकतर मित्र भी नहीं बनते हैं। और इनकी बात की जाए तो ये सामाजिक नैतिक और आदर्शवादी होते हैं। इनके बहुत जल्दी मित्र बनते हैं और ये दूसरों के भले के बारे में सोचते हैं। और ये दूसरों के भले के बारे में नहीं सोचते हैं, ये सिर्फ अपना काम निकालने के लिए सोचते हैं। यदि इनकी बात की जाए तो यदि इस व्यक्ति को यदि किसी से कोई ज़रूरत पड़ जाए, कोई काम पड़ जाए, तो उन्हें वो आसानी से किसी भी बात में लगाकर उससे अपना काम निकलवा सकते हैं। ये ऐसे व्यक्ति होते हैं और इनका कार्य करने के लिए भी हर कोई अच्छे से राजी हो जाता है। और दूसरा संवेदनशील ये संवेदनशील होते हैं और ये असंवेदनशील होते हैं। तो आपने ये व्यक्तित्व का प्रकार अच्छे से पढ़ लिया होगा। तो हमारी आशा है आपको अच्छा समझ में आया होगा। यदि आपको अच्छा समझ नहीं आया है या कोई भी प्रॉब्लम है जो कि आपको समझ नहीं आई है, कोई भी ऐसी बात, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।